अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चार्ल्स लॉ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उसका फर्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स, चार्ल्स लॉ एक्चुअली एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान। जे चार्ल्स ने इसको 1787 में प्रेजेंट किया था। चार्ल्स लॉ का बैकग्राउंड ऐसे है कि उन्होंने 5 बैलून लिए थे और उन 5 बैलून्स के अंदर मुख्तलिफ गैसेस फिल की थी। उन मुख्तलिफ गैसेस को उन्होंने हीट किया सेम टेम्परेचर पे, से 80 डिग्री पे। तो उन बैलून्स का जो वॉल्यूम है वो इक्वली एक्सपेंड किया, यानी कि उनका 5 डिफरेंट गैसेस का जो वॉल्यूम है वो सेम अमाउंट में एक्सपेंड किया जब उन्होंने टेम्परेचर इंक्रीज किया। यहाँ से आइडिया जनरेट हुआ कि वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो है वो टेम्परेचर से रिलेशन रखता है कि उसके रिलेटिव है। सबसे पहले तो चार्ल्स लॉ को पढ़ने से पहले हम एक बेसिक डिस्कशन करते हैं कि टेम्परेचर अप्लाई करने पे वॉल्यूम को क्या होता है। असल में एक कंटेनर लेते हैं सबसे पहले, और इस कंटेनर के अंदर हम जो उसके ऊपर एक प्लेट सी लगी हुई है, दैट इज पिस्टन, मूवेबल पिस्टन, ये ऊपर और नीचे मूव कर सकते हैं। इसके अंदर हम 1 मोल गैस को फिल कर देते हैं। 1 मोल गैस अगर हम इसके अंदर फिल कर देंगे तो ये वॉल्यूम एक खास ऑक्यूपाई कर लेगी गैस। अब आप क्या करें, इस गैस के कंटेनर को हीट करें, बर्नर के जरिए हीट कर लें। जब आप इसे हीट करेंगे तो होगा यूं कि गैस के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो इंक्रीज कर जाएगी और उनकी जो मोबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी। वो जाके पिस्टन को लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे उस पर प्रेशर अप्लाई करके, जिसकी वजह से होगा क्या कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो इंक्रीज कर जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उससे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाती है और वो अपना वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं एक खास अमाउंट तक। चार्ल्स लॉ के मुताबिक जो वॉल्यूम और टेम्परेचर हैं ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, जब हम टेम्परेचर कम करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है। दूसरी बात याद रखिएगा, चार्ल्स लॉ डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल में एप्लीकेबल नहीं है। व्हेन एवर वी आर डिस्कसिंग चार्ल्स लॉ, एक्चुअली हम जो स्केल ले रहे होते हैं वो सेल्सियस स्केल की बजाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है या केल्विन स्केल होता है। असल में जब हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करते हैं तो हम केल्विन स्केल को शो कर रहे होते हैं। केल्विन स्केल एब्सोल्यूट टेम्परेचर इसलिए, एब्सोल्यूट स्केल इसलिए कहलाता है क्योंकि वो एक इंतहाई कम वैल्यू यानी कि जीरो, जिसपे एनर्जी खत्म हो जाती है, जिसपे एवरेज काइनेटिक एनर्जी और मॉलिक्यूल खत्म हो जाती है थ्योरेटिकली, और तमाम किस्म की मॉलिक्यूलर मोशन सीज कर जाती है, वहां से शुरू होता है। असल में एब्सोल्यूट का मतलब ही होता है इंतहा दर्जे का। तो ये वो टेम्परेचर है जो इंतहाई जीरो, इंतहा से शुरू हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल या केल्विन स्केल। असल में ये लॉर्ड केल्विन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इस स्केल में आप टेम्परेचर के एंड पे के लगाते हैं, इट इज डिनोटेड बाय के। ये सिस्टम इंटरनेशनल है टेम्परेचर का स्केल। आप केल्विन को कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में, या डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू को केल्विन स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप के पास कोई वैल्यू है डिग्री सेंटीग्रेड में से 27 डिग्री, तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिसको यूज करते हुए हम डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास था 27 डिग्री, हमारे पास जो इक्वेशन है केल्विन स्केल में डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करने के लिए वो है डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 इज इक्वल टू केल्विन। आप क्या करें, 27 डिग्री की वैल्यू जहां डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है वहां पे इनपुट करें और उसमें ऐड करें 273, तो आपके पास आएगा आंसर 300 केल्विन। इसका मतलब अगर आपके पास 27 डिग्री टेम्परेचर हो तो वो 300 केल्विन के इक्वल होगा। अब हम चलते हैं चार्ल्स लॉ के तरफ। हमने एक चीज तो समझ ली कि चार्ल्स लॉ एब्सोल्यूट टेम्परेचर और वॉल्यूम का एक रिलेशनशिप है, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब ये है कि हम टेम्परेचर केल्विन स्केल में ले रहे हैं, जो लॉर्ड केल्विन ने हमें बताया था। पहली स्टेटमेंट चार्ल्स लॉ की, The volume of given mass of gas is directly proportional to absolute temperature.
यानी कि किसी भी गैस का वॉल्यूम जो आपने ली हुई है, से आइडियल गैस आपके पास एक मौजूद है, अगर आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं वॉल्यूम डिक्रीज होगा। इसका मतलब ये जो दो वेरिएबल्स हैं वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक के इंक्रीज होने से दूसरा इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड पार्ट, टेम्परेचर और वॉल्यूम का अगर हम रिलेशनशिप स्टडी करें तो इस दौरान हमने जो कांस्टेंट वैल्यूज ली हुई हैं वो ली हुई हैं प्रेशर और गिवन मास ऑफ गैस। तो अगर आप चार्ल्स लॉ की फर्स्ट स्टेटमेंट को कंप्लीटली पढ़ें तो वो बनती है द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस। अब ये गिवन मास ऑफ गैस से यहाँ मुराद है कि हमने खास अमाउंट गैस की ली हुई है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है केल्विन स्केल में, एंड प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, और प्रेशर को हम कांस्टेंट मेंटेन किए रखते हैं, प्रेशर नहीं हम चेंज कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं तो हम प्रेशर भी चेंज करेंगे तो प्रेशर का भी वॉल्यूम पे इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो एट अ टाइम टेम्परेचर और प्रेशर दोनों वॉल्यूम को चेंज कर रहे होंगे, जिसकी वजह से हम किसी खास वेरिएबल का प्रॉपर इफेक्ट स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना होता है कि जब हम दो वेरिएबल्स को डिस्कस कर रहे होते हैं तो बाकी सारी जो कंडीशंस होती हैं वी शुड मेंटेन इट एट अ कांस्टेंट वैल्यू। तो स्टूडेंट यहां से हमारे पास जो इनका रिलेशनशिप ड्राइव होता है वो है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड मास ऑफ गैस एंड प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। मास ऑफ गैस या मोल्स ऑफ गैस इज केप्ट कांस्टेंट। अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करता हूं तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करने पे इक्वल लगाता हूं तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है। तो मैं यहां पे लिखूंगा V इज इक्वल टू के टी। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के, जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव किया तो V इज इक्वल टू के टी आ गया। यहां पे K जो है वो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो आपका चार्ल्स लॉ में है, और ये जो इक्वेशन हम इसको यूज करेंगे फॉर डेरिवेशन ऑफ सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, उससे पहले जरा हम वॉल्यूम और टेम्परेचर की जो इक्वेशन है उसको रीअरेंज करते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू के टी। अगर मैं टेम्परेचर दूसरी तरफ ले जाऊं तो बन जाएगा वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट के। इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर की जो रेशियो होगी फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, वो तो एक खास के कांस्टेंट वैल्यू जनरेट करती रहेगी। यानी कि अगर आपके पास इनिशियल कंडीशन है वॉल्यूम की V1 और टेम्परेचर की कंडीशन है T1, और आपने वो चेंज करके कर दिया टेम्परेचर T2, और यानी कि फाइनल टेम्परेचर आ गया T2, आपने इंक्रीज कर दिया टेम्परेचर 273 केल्विन से सपोज आप उठा के ले गए 293 तक टेम्परेचर को, तो होगा यूं जो वॉल्यूम है वो V1 नहीं रहेगा टेम्परेचर चेंज करने से, वो भी चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर को चेंज करने से वॉल्यूम पे इफेक्ट आता है, तो वॉल्यूम हो जाएगा V2। तो V1 ओवर T1 फॉर दैट गैस अगर K की इक्वल है तो V2 ओवर T2 भी K की इक्वल आएगा। इसका मतलब ये हो गया द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। तो यहां पे हम सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं जो चार्ल्स लॉ की है। अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू टेम्परेचर, यानी कि वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर की जो वैल्यू है या रेशियो है रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगी फॉर सेम अमाउंट ऑफ गैस। एक जो हमने मास या अमाउंट ली हुई है गैस की उसके लिए एट कांस्टेंट प्रेशर पे, यानी कि V ओवर T का जो आंसर है वो कांस्टेंट आता रहेगा जब तक आप टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप डिस्कस करते रहेंगे। इस दौरान आपने मोल्स ऑफ गैस और प्रेशर को चेंज नहीं करना। तो यहां से हमारे पास आएगा V1 ओवर T1 इज इक्वल टू K, देन V2 ओवर T2 शुड आल्सो इक्वल टू K। अगर ये दोनों कांस्टेंट के इक्वल है तो ये आपस में भी इक्वल है, तो V1 ओवर T1 शुड इक्वल टू V2 ओवर T2, यानी कि इनिशियल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल टेम्परेचर शुड इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय फाइनल टेम्परेचर। अगर ये कोई और कंडीशंस पे चेक करते, आपने इनिशियल फाइनल के दरमियान भी कोई एक थर्ड कंडीशंस रखी हुई थी, तो वो फॉर एग्जांपल V3 ओवर T3 आएगा तो उसका आंसर भी कांस्टेंट आएगा। रेशियो वॉल्यूम और टेम्परेचर की कांस्टेंट रहेगी।
अब इसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं कि V1/T1 इक्वल होता है V2/T2 के। इसके लिए हम ऐसा करते हैं, एक सिलेंडर लेते हैं, उसके ऊपर पिस्टन होता है, पिस्टन मूवेबल होता है, इसमें हम 1 मोल गैस भर देते हैं और इस पे प्रेशर मेंटेन कर लेते हैं 1 atm। याद रखिएगा जब आप एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कर रहे होंगे आपने प्रेशर और मोल्स को नहीं चेंज करना, क्योंकि आप जिन 2 वेरिएबल्स को डिस्कस कर रहे हैं वो वॉल्यूम और टेम्परेचर है। अगर आप बाकी 2 वेरिएबल को छेड़ेंगे तो आपका रिजल्ट वेरीफाई नहीं हो पाएगा। अब आपने क्या किया कि आपने इसमें 1 मोल गैस फिल कर दी। 1 मोल गैस फिल करने के बाद आपने देखा कि उसने खास वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया, आपने उस पर प्रेशर 1 atm मेंटेन किया। अब आप इसे चेंज नहीं करेंगे। आपने टेम्परेचर T1 जब इस पे लिया 283 केल्विन, तो गैस ने जो वॉल्यूम मेंटेन किया वो था 566 cm3, यानी कि T1 टेम्परेचर पे जो कि 283 केल्विन है, आपका वॉल्यूम आता है गैस का एक्सपेरिमेंटली 566 cm3। अब मैं ऐसा करता हूं, इनकी रेशियो लेता हूं, V1/T1 यानी कि 566/283, तो आपके पास आंसर आएगा 2, यानी कि मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो आंसर आएगा 2। मैं ऐसा करता हूं, V1/T1 का आंसर 2 आया ना, देखता हूं V2/T2 का आंसर भी 2 आता है या कोई 7 आ जाता है। मैं इसे हीट करता हूं, हीट करने पे टेम्परेचर 283 से केल्विन से बढ़कर 373 केल्विन हो जाता है। अब आप कहेंगे सर आपने तो टेम्परेचर बढ़ा दिया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ गई है, वो तो पिस्टन को पुश करके अपना वॉल्यूम बढ़ा लेंगे। ऐसा ही होगा। आप देख रहे हैं जैसे मैंने इसे गर्म करना शुरू किया था, हीट देना शुरू की थी, गैस का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करने से, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। नाउ होगा क्या, मैंने जब नया वॉल्यूम मेजर किया यानी कि V2 मेजर किया, जब मैंने T2 373 केल्विन मेंटेन किया हीट करने के बाद, तो मैंने जो नया वॉल्यूम मेरे पास गैस का आया वो ज्यादा आया। उसकी वजह टेम्परेचर ज्यादा हो गया था। टेम्परेचर ज्यादा करने से वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा और वही हुआ एक्सपेरिमेंट में। V2 क्या आया, 746 cm3। अब आपके पास V2 और T2 की भी वैल्यूज आ गई। अब आप ऐसा करें, इन दोनों को डिवाइड करें। V2 की वैल्यू है 746 cm3, इसे T2 पे डिवाइड करें, वो है 373 केल्विन। अब V2 746 डिवाइडेड बाय T2 373, तो आपका फिर आंसर आ गया 2। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं किसी खास गैस पे टेम्परेचर चेंज करता जाऊंगा तो वॉल्यूम इस हिसाब से चेंज हो रहा है कि आपका जो रेशियो है वो कांस्टेंट रह रही है। ये जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है ये प्रूफ करती है कि V1/T1 का अगर आंसर 2 आ रहा है तो V2/T2 का भी आंसर 2 आ रहा है, लिहाजा V1/T1 इक्वल है V2/T2 के। तो यहां से हमने चार्ल्स लॉ को प्रॉपरली एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया विद द हेल्प ऑफ हीट, या हमने एनर्जी देके मॉलिक्यूल्स को वॉल्यूम एक्सपेंड करा के मुख्तलिफ वैल्यूज लेके V1/T1 V2/T2 के इक्वल प्रूव किया। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, चार्ल्स लॉ की 2 स्टेटमेंट्स हैं। पहली बात जो आपने अपने जहन में इस बात को अच्छी तरह याद रखना है, इसको याद रखिएगा कि चार्ल्स लॉ अप्लाई करते हुए हम प्रेशर, मोल्स ऑफ गैस और प्रेशर को कांस्टेंट लेते हैं, और हम स्टेटमेंट नंबर 1 में कहते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो टेम्परेचर यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है कि जो टेम्परेचर हमने वैल्यूज ली हैं वो केल्विन स्केल के अंदर है। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या रीज़न है कि जब हम डिग्री सेंटीग्रेड लें तो वो क्या इक्वालिटी नहीं आती, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 नहीं आता, क्या चार्ल्स लॉ प्रूव नहीं हो सकता। हम ये नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही क्यों लेते हैं इसके लिए। वैसे उसकी वजह यही है कि चार्ल्स लॉ प्रूव ही केल्विन स्केल में होता है। आपके पास दूसरी स्टेटमेंट थी कि द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट इफ यू कीप मोल्स एंड प्रेशर कांस्टेंट, यानी कि किसी गैस के वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशियो ली जाओ मुख्तलिफ कंडीशंस पे, तो वो कांस्टेंट वैल्यू K जनरेट करते जाएंगे अनटिल अनलेस आप मोल्स या मास ऑफ गैस और प्रेशर चेंज ना करें। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है
चार्ल्स लॉ की बेसिक आपको बात समझ आई होगी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इसकी दो स्टेटमेंट्स आ सकती हैं, और इसके अलावा ये भी आ सकता है कि आप V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 को यूज़ करेंगे मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स के अंदर। स्टूडेंट्स, अब हम दो MCQs करने जा रहे हैं, ये चार्ल्स लॉ से रिलेटेड हैं। अगर आपने चार्ल्स लॉ को डिटेल में पढ़ा है तो आप बहुत आसानी से इनके आंसर दे सकते हैं। पहली स्टेटमेंट MCQ की, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज केप्ट कांस्टेंट इन चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो कांस्टेंट रखा जाता है। आप याद रखिएगा, चार्ल्स लॉ इज एक्चुअली अ लॉ विच हेल्प अस to understand the relation between two variables, volume and temperature। लेकिन वॉल्यूम पे असरअंदाज होने वाला प्रेशर भी है, वॉल्यूम पे असरअंदाज होने वाला मोल्स भी है या मैस भी है। मतलब मैस ऑफ गैस इंक्रीज करेंगे, मोल्स इंक्रीज होंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेम कंडीशंस पे 1 मोल गैस 2 मोल गैस के बराबर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे। सो इवेंचुअली अगर हमने दो वेरिएबल्स का रिलेशन स्टडी करना है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का, वी नीड टू थिंक कि हम बाकी चीज़ों का क्या करें। बाकी चीज़ों को तो कांस्टेंट रखें। अब मैंने आपको बताया कि प्रेशर और मैस ऑफ गैस या मोल्स ऑफ गैस, ये अगर आप चेंज नहीं करते तो सिर्फ टेम्परेचर के चेंज करने से वॉल्यूम में चेंज आएगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम करेंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा। यही तो चार्ल्स लॉ है। So technically mass of gas and pressure both should be kept constant whenever you are dealing with Charles law। तो इसकी ऑप्शन जो होगी वो C होगी, यानी कि A and B। Statement number 2, at which temperature scale the Charles law is applicable। Charles law applicable होता है केल्विन स्केल पे। आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि चार्ल्स लॉ की एप्लीकेबिलिटी किस पे होती है। ये इसकी एप्लीकेबिलिटी होती है, याद रखिएगा, केल्विन पे। सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रूव ही नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेके V1/T1 V2/T2 को प्रूव करना चाहूँगा तो ये प्रूव ही नहीं होगा। इट इज़ ओनली एप्लीकेबल इन केल्विन स्केल। लिहाजा हमने अपने माइंड में रखना है कि हमारी लिए ये जो एप्लीकेबिलिटी है इस लॉ की वो किस वैल्यू से है, आया कि हम स्केल कौन सा यूज़ कर रहे हैं। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिटेल में पढ़ेंगे कि हाउ केल्विन स्केल इज़ वेरी एक्यूरेटली एबल टू एक्सप्लेन चार्ल्स लॉ। इवन द चार्ल्स लॉ क्वांटिटेटिव डेफिनेशन में एक फैक्टर है 1/273, जिसके ज़रिए हम अंदाज़ा लगाते हैं कि वॉल्यूम कितना बढ़ेगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने से या कम होने से। ये सारी चीज़ें मिलके एक नतीजे पे हम पहुंचते हैं कि केल्विन स्केल इज़ नेसेसरी टू फॉर चार्ल्स लॉ टू बी एप्लीकेबल। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम चार्ल्स लॉ पार्ट 2 पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।